पहले हम ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम का अब ग्राफ। उल्टा कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों किया। वैसे पहले हम आमतौर पे वेलोसिटी वाला करते हैं, वो आसान हो। डिस्टेंस हमें 18 तक लेना है, सो लेट दिस बी 10 एंड दिस बी 20। 0 पर डिस्टेंस 0 है, 1 पर 2, 0 पर 0, 1 पर 2, दिस इज 5, सो दिस इज 2। रफ ग्राफ बना रहे हैं। 2 सेकंड पर जब पहुंचे तो डिस्टेंस 8 हो गया, 2 पर 8, 10 से थोड़ा सा नीचे, 3 पर 18, 20 से थोड़ा सा नीचे। ध्यान से देखें, या आप एक्चुअल में ग्राफ पर ड्रॉ करें तो ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, ये 4 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करने पर हमें एक कर्व मिल रही है। ये एक पैराबोलिक कर्व है। इट मींस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। अब आज के बाद, अब हम इस पॉइंट के बाद ये ध्यान रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी 2 तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। हमें फिलहाल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड को डील नहीं करना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड को करना है, तो को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बार बार यही बोलेंगे। तो एक बात क्लियर होगी, आज के बाद हम नॉन यूनिफॉर्म वर्ड को अवॉइड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। हम उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज पर जाएंगे। हम कौन सी स्पीशीज को डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें एक्सीलरेशन का आना ही इस बात का हिडन आइडिया है कि मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। वी आर स्टडिंग uniformly accelerated motion. In case of uniformly accelerated motion, the distance time graph is a curve. अब अगर हम इस कर्व की स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या थी, आप याद करें, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट ले लो तो स्लोप आ जाएगी। ये तो कर्व है। अगर हम इस कर्व का यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ऐसे जाएगा, और अगर यहां पर ड्रॉ करें तो वो ऐसे जाएगा। यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ और होगी और यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ और होगी। इन एंगल की वैल्यू चेंज होने की वजह से इनका टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा, स्लोप्स भी चेंज हो जाएंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टेंजेंट, हाँ जी बताना, डिस्टेंस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ का टेंजेंट की स्लोप क्या बताती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। दो ही बात है, देखो अभी शुरुआत है ना, इसलिए थोड़ा कईयों को अजीब लगता है, धीरे धीरे में रट जाएगा। भाई जब भी स्लोप की बात की जाए, इसको इससे डिवाइड कर देना, एस को टी से डिवाइड करो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी या स्पीड आ जाती है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताती है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही है। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे वो कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए तो हमारा मेन हेडिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व होता है। इस कर्व की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो स्लोप मिलती है वो उस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी बताती है। ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। चलते हुए स्कूटर में मैंने स्पीडोमीटर को देखा, मेरी नीडल 60 पर थी। इट मींस मेरा स्कूटर सारी जर्नी में 60 से नहीं चल रहा था। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। सो वो स्पीडोमीटर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है। अच्छा, उसके नीचे ना एक मीटर आ रहा होता है जिससे ये पता लगता है कि मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जो भी चीज नहीं आए उसको चुराते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, लूटते जाओ और नोट करते जाओ अपनी कॉपी में और अपने माइंड के अंदर। जिसको नहीं पता था उनको पता लग गया, ओडोमीटर कहते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम का। एक चेंज अब कंपेयर कर सकते हैं। पिछली वाली क्लास में यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब की बार वो एक कर्व है, और ये कर्व सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला जैसी नहीं है। ये कैसी है? पैराबोलिक कर्व है। ये 5 टॉपिक, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, आपके मैथ्स के टॉपिक से वहां पर पढ़ाए जाएंगे। अब आगे पढ़ना है वेलोसिटी टाइम। यूनिफॉर्म में वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी, यहां देखते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी।
0 पर 0, 1 पर 4, 2 पर 8, 3 पर 12. Let the unit be 4. Let this distance be 4. 0 पर 0, 1 पर 4, 2 पर 8, 3 पर 12. 3 पर 12. आप इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. जब आप ग्राफ पेपर लेकर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्या याद रखना है हमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है विच इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. इसका एंगल ये थीटा है. अगर इसका tan ड्रॉ करें, इसका टेंजेंट फाइंड करें तो इसकी मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने एक्स एक्सिस बोला है. यू शुड रिमेंबर टाइम एक्सिस. स्लोप मिल जाएगी और स्लोप किसकी इक्वल होगी? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, dv बाय dt. और हमने पहले जाना कि dv बाय dt क्या होता है? एक्सीलरेशन. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती थी, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सीलरेशन देगी. और क्योंकि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल फाइंड करेंगे, एंगल की वैल्यू सेम रहेगी, इसका टेंजेंट, इसकी स्लोप भी सेम रहेगी. और क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन बता रही है, इसलिए यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई द वर्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. पिछली बार हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का डिस्टेंस एरिया बताता था. क्या यहां पर भी ऐसा होता है? याद है ये बात? हर ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ ना कुछ बताता है और वो एरिया आता है इन दो चीजों को मल्टीप्लाई कर कर. हर ग्राफ की स्लोप कुछ ना कुछ बताती है और वो स्लोप आती है इन दोनों को डिवाइड कर कर. पिछली बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस बता रहा था. पेपर में ये मैक्सिमम आने वाला क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं. प्रूव दैट इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है. प्रूव करते हैं इसको. 3 मार्क्स का आएगा ये. देखते हैं. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में मैंने ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है. जैसा कि हमने अभी देखा था, इस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है. ये ग्राफ एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड है. एक थोड़ा सा चेंज किया है, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ. ऐसा क्यों हुआ? जब हमने स्टार्टिंग में बॉडी को मूव करते देखा, मूव करने से पहले स्टार्टिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग से बॉडी को देखा, अगर उसकी वेलोसिटी 0 थी तो हमारा ग्राफ ऐसा आया. मान लीजिए कोई और ऑब्जर्वर इस बॉडी को देखना स्टार्ट करता है और वो मेरे से 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करता है, तो उस केस में उसको ग्राफ ये वाले पोर्शन का मिलेगा. उसको लगेगा कि 0 टाइम पर बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी. तो ग्राफ का 0 से स्टार्ट होना जरूरी. ये छोटी सी बात में क्या इंडिकेट कर दिया गया है, मैं 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ. बात मेरे को लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि इस बॉडी की वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट हुई है. वो कह रहा है नहीं, मेरी घड़ी में जब 0 था तो इस बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर, 7 मीटर, 11 मीटर, कुछ पता नहीं कितनी थी. ये बात क्या बता रही है? जो पुराने बच्चे उनको पता होगा मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ. पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. अब हम फिजिक्स में पर्सपेक्टिव एथिकल वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं रिलेटिविटी. एवरीथिंग इज रिलेटिव. ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर का टाइम और सबसे बढ़कर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस बात को डिफाइन करती है कि जिस चीज को देखा जा रहा है उसको कैसी दिखाई देगी. इज इट राइट? बात समझ में आई कि हर एक के लिए ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट सेम होना जरूरी नहीं है. 1900 से पहले पूरी फिजिक्स को एब्सोल्यूट माना जाता था कि जो मैंने सत्य बोला वही एलियंस के लिए भी वही सच होगा और धरती के किसी और कोने में बैठे हुए के लिए भी सेम होगा. और चलती बस में, चलती ट्रेन में, उड़ते एरोप्लेन में, जमीन पे खड़े पर्सन, सबके लिए सब कुछ सेम होगा? नहीं. हर एक को सेम चीज अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हुई, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई देगी. तो पिछले बोर्ड के ऊपर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब मैंने यहां से स्टार्ट किया है. एक और बात, ये लगभग 10 बार इस पूरे साल में मैं आपको समझाऊंगा. किस ग्राफ से अगर मैं अपनी क्वेश्चन को, रिजल्ट को प्रूव करता तो बेटर रहता, इस वाले से या इस वाले से? ये जो मैंने अभी अभी बनाया है जिसमें 0 के ऊपर से स्टार्टिंग की है, ये बेटर है या ये 0 वाला बेटर है? जवाब दो कोई जना. दोनों.
कोई और? नेतागिरी नहीं, दोनों तरफ नहीं रहना, हमने सबको खुश नहीं करना। सर आगे वाले से। मीन्स ये जिसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, ये बेटर है। देखो आंसर तो इन दो में से एक था, नर्सरी का बच्चा भी इसमें चुनता। तुम कारण बताओ साथ में कि क्यों। तुम्हारा आंसर ठीक है, ये ग्राफ बेटर है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी आइडिया लगाते हैं भी मैंने बनाया अगर इससे है तो अंडरस्टूड है, कोई बेटर कारण ही रहा होगा। वाई इट इज बेटर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट की इससे स्टार्ट करने पे एक गड़बड़ है, इससे स्टार्ट करने पर एक गड़बड़ नहीं है। इसको रोक दो। अपने दिमाग में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बेस का क्या होगा? हाफ में डिवाइड हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, वो मिड पॉइंट पे काटेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसने बेस को बाइसेक्ट कर दिया। आज के बाद ज्योमेट्री में ये स्टेटमेंट चलेगी, इन एवरी ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम टॉप बाइसेक्ट्स द बेस। इज इट राइट? नो। नो भाई, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल में यहां से मैं ऐसे ड्रॉप करूं तो ये और ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं हुए। गड़बड़ क्या हो गई? तुम अभी तो कह रहे थे वो हो गई थी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बाइसेक्ट हो गया, फिर ये नो क्यों बोल रहे हो? एडिशन वो इक्विलेटरल था। वो इक्विलेटरल था, वो एक स्पेशल ट्रायंगल था, वो एक स्पेसिफिक केस था। स्पेसिफिक केस से डिराइव किया गया रिजल्ट हो सकता है जनरल में चले, हो सकता है ना चले। जनरल एक ट्रायंगल में मैंने एक टेढ़ी मेढ़ी ट्रायंगल बनाई जिसकी टू साइड्स भी इक्वल नहीं है, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। फिर मैंने इसके एंगल्स को बाइसेक्ट किया, मैंने पाया तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट चलेगी? इन ऑल ट्रायंगल्स ऑफ द वर्ल्ड एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट ए पॉइंट। हाँ चलेगी, आप कभी भी कर देख लेना। कैसी भी ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल 120 डिग्री वाली, 20, 20, 140 वाली, कोई भी दुनिया की ट्रायंगल बना लेना, एंगल्स को बाइसेक्ट करना, सभी एंगल के बाइसेक्टर अगर आपने ठीक ड्रॉ किए एक पॉइंट से ही निकलेंगे। यूनिवर्स में कभी भी अलग अलग पॉइंट से वो नहीं निकलेंगे। जनरल की स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होती है, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर मैं अपनी मोशन को जीरो से स्टार्ट करता हूं, इट इज ए स्पेशल केस, स्पेसिफिक केस। मुझे जनरल में जाना है, इसलिए आज मैंने ग्राफ कहां से स्टार्ट किया, यहां से। हमारी हमेशा फिजिक्स में कोशिश रहेगी कोई भी डेरिवेशन की जाए तो स्टार्टिंग जीरो से ना की जाए। चलें। इस ग्राफ में पहले जब हमने टाइम t1 पर बॉडी को ऑब्जर्व किया तो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिली v1, फिर दूसरे टाइम t2 पर ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी मिली t2। दिस डिस्टेंस इज v1, दिस डिस्टेंस इज v2, सो इनके बीच का ये डिस्टेंस होगा v2 माइनस v1। दिस डिस्टेंस इज v2 माइनस v1। हमें देखना है किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इस ग्राफ का एरिया क्या है। मान लीजिए हम इन दो पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं इस ग्राफ का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या एरिया है। ये शेप एक ट्रिपीजियम है और इसका एरिया आपको याद होगा हाफ, देन सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कौन सी है पैरेलल साइड्स? दिस साइड एंड दिस साइड। हम इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं डी एंड डी। फर्स्ट साइड इज ए डी, देन इट इज सी ई, ए डी प्लस सी ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज डी ई। आइए अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हाफ, व्हाट इज ए डी? ए डी इज v1 एंड सी ई इज v2। v2 माइनस v1 की जरूरत नहीं पड़ रही। दिस इज v1 एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज v2, दिस टोटल लेंथ इज v2, v1 प्लस v2। व्हाट इज de? de इज दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक। ये t2 है, ये t1 है, तो बीच में रह गया t2 माइनस t1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 into t2 minus t1. This is area under the graph. What is this? दो क्वांटिटीज को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दिया। क्या है भाई बताओ? ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 क्या है?
Average. velocity. एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली। The average value, so it is nothing but average velocity, and this is obviously time taken. So what is this? Average velocity into time taken is nothing but distance traveled. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस इस बोर्ड में आपके मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स छुपे हुए हैं, स्कूल के एग्जाम में ये आएगा। पहले ये ग्राफ बनाना है, उससे ऊपर एक इंग्लिश की लाइन जरूर लिखनी है। वी नो दैट इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये 3 इंग्लिश की लाइन अब भर जाएंगी आपके पेपर में। एक लाइन छोड़कर आपने ग्राफ बनाना है, फिर जैसे मैंने ये 4-5 लाइन्स की डेरिवेशन की है करना है। और फिर एक छोटा सा और बच्चों का खेल ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में जो प्रूव करने को कहा जाता है वही स्टेटमेंट एज इट इज एंड में लिखी जाती है। यहाँ लाइन नहीं डालेंगे, फिर से इंग्लिश में लिखेंगे। हेंस इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। इसमें एक फर्स्ट केस यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, उसमें भी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताता है। तो अभी तक हमने 2 केसेस देखे, ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन नहीं था, ऐसी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन था पर यूनिफॉर्म था। दोनों ही केसेस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस बताता है। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो उस केस में ग्राफ में थोड़ा सा चेंज ये आता कि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना रहकर कुछ ऐसे हो जाता। इस ग्राफ में अगर हम 2 टाइमिंग्स t1 एंड t2 के बीच का एरिया कैलकुलेट करते तो एक्स्ट्रापोलेट कर हम पुराने दोनों रिजल्ट्स को कह सकते हैं कि ये एरिया भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताता। पर अब ये प्रॉब्लम आती है कि इस एरिया को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसका सीधा सा तरीका है, इस कर्व का फंक्शन फाइंड कर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों लिमिट्स के बीच में। तो आगे जब हमें न्यूमेरिकल होंगे उसमें ग्राफ नहीं होगा, उसमें हमारे को एक अजीब सी कर्व की इक्वेशन, उसका फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बताओ जो बॉडी इस फंक्शन के हिसाब से ट्रेवल कर रही है वो 3 सेकंड से 17 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है टूल्स के अंदर की डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज बताता है, इंटीग्रेशन टोटलिटी बताता है, एरिया अंडर द कर्व। तो कोई फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन, कोई जो 2 रूल्स पढ़ाए थे, पावर में 1 ऐड कर दो, न्यू पावर से डिवाइड कर दो, साइन का माइनस का उसका उसका, भाई इन्हीं से काम चलता रहेगा हमारा। इंटीग्रेशन करेंगे जैसे सिखाया था, लिमिट्स लगाएंगे और आपको एरिया मिल जाएगा बिना किसी ज्योमेट्री की हेल्प के। वो एरिया भी क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो फाइनल स्टेटमेंट निकली इन ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो, हर तरह की मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताता है।